नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि यहाँ पर 1856 से लेकर के हम जानने वाले हैं 1872 ईस्वी तक। अब इस 4 गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। एक है लॉर्ड कैनिंग, फिर है आपका लॉर्ड एल्गिन, और फिर लॉर्ड लॉरेंस, और फिर लॉर्ड मेयो। इन 4 गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे भारत के विकास में इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण नींव जमाया, कैसे कदम आगे बढ़ाया, तो इन सब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंत तक ज़रूर बने रहेगा वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जो कि इसका जो कार्यकाल है 1856 से लेकर के 1862 तक है। ठीक है, तो जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है यहाँ पर, तो एक कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, और फिर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, यानी कि इसके पहले जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, जब 1857 की क्रांति यहाँ पर होती है, तो उसके बाद में स्थितियाँ क्या हो जाती हैं, सब कुछ बदल जाती हैं। और उस बदलने के साथ में जो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे, यानी कि लूटने खसोटने का काम करते थे, अब ये ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नियुक्त होंगे। तब यहाँ पर भारत का विकास कुछ और भी अलग दिशा में होगा। ठीक है, तो ये भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो महारानी विक्टोरिया थी, उसके समय से प्रथम भारत का ये वायसराय हुआ। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इसी के समय पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसमें इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की जाती है। किसके तहत? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। ठीक है, अगला है आपका 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है। यानी कि यहाँ पर विधवाओं को फिर से पुनः जो है शादी करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, 1856 ईस्वी में। ठीक है, फिर एक यहाँ पर एक आता है 1857 महालेखा परीक्षक का पद जो है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सृजित किया जाता है। और भारत में स्वतंत्रता के बाद CAG का इसको में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, यानी कि कंट्रोलर, एडिटर एंड जनरल। ठीक है, जिसको बाद में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में इसको जाना गया, जो कि आपका आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक आपके अनुच्छेद संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये क्या करता है कि भारत में कितना इनकम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, तो उस पर एक कंट्रोल लगाता है कि आखिर पैसा इतना क्यों खर्च हो रहा है। सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखता है, ब्यौरा रखता है। तो ये आपका CAG जो क्या करता है, इसका जो है पूरा लेखा जोखा रखता है। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित होता है, और इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ये घोषणा की गई कि भारत में जो मुगल सम्राट का पद है वो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो उस समय के जो गवर्नर भारत के जो मुगल सम्राट थे, अंतिम जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे, इनको रंगून भेज दिया गया और इनके बेटों को दीवाल में चिनवा दिया गया। ठीक है, और यहीं पर मुगल सम्राट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका मैकाले द्वारा प्रतिपादित जो दंड संहिता थी। मैकाले द्वारा एक दंड संहिता लागू की गई थी कि इसी के तहत भारतीयों को या फिर जो भी कुछ गलत करेगा उसके लिए एक दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर 1858 में उसको कानून बना दिया गया। पहले एक संहिता के रूप था, यानी कि उसका कह सकते हैं कि लेखा जोखा था कैसे इसका प्रयोग करना, लेकिन 1858 में कानून बना दिया गया। और फिर 1858 में अपराध विधान संहिता लागू की गई कि आखिर जो इसके तहत कुछ गलत करेगा, दोषी पाया जाएगा, फिर उसको 100% किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी कि जो राज विलय की नीति थी, राज विलय की नीति थी, किसकी नीति थी, ये थी आपकी लॉर्ड डलहौजी की। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको 100% सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे, कब और किसका जो है यहाँ पर अधिग्रहण होता है, कैसे राज्यों को कुशासन का आरोप लगा करके हर एक चीज़ में कह सकते हैं गलत साबित करके क्या करते हैं, भारत में राज्यों को यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कोशिश किया जाता है कि अब तुमको हमारी गुलामी सहनी पड़ेगी, झेलनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में यह बताया गया था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जारी की गई। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब क्या है, आजकल आपके अनुच्छेद में
123 दिया गया। कौन सा आर्टिकल है? 123 आर्टिकल दिया गया है। और ये जब सरकार में, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की बैठक में नहीं होते हैं और उस समय बहुत ही ज़रूरी मामलों पर नियम कानून बनाना जरूरी हो जाता है, तब सरकार एक ऑर्डिनेंस पारित करती है 123 के तहत और फिर नियम कानून बना करके पूरे देश में नियंत्रण को करने का काम करती है, देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, हालांकि ये काम सही बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये 6 महीने तक वैध होते हैं ऑर्डिनेंस। फिर परिषद के सदस्यों को महत्वपूर्ण सौदा गया, ये पोर्टफोलियो प्रणाली है। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है कि जो परिषद के सदस्य होंगे, यानी कि इंडियन काउंसिल में जितने भी सदस्य होंगे उनको महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा, चाहे आपका फाइनेंस हो गया हो, लॉ हो गया हो, होम का हो गया हो या फिर मिलिट्री का हो गया हो, गृह, वित्त, कानून और फिर सैन्य, इन 4 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड एल्गिन। जो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल था ये 1862 से लेकर के 1863 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर बहावी आंदोलन का दमन होता है। ठीक है, यानी कि बहावियों ने यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्रोह किया था इनके खिलाफ। और फिर 1863 ईस्वी में शिमला में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? लॉर्ड एल्गिन की। किसकी? लॉर्ड एल्गिन की। फिर आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से 1869 तक इसका कार्यकाल रहता है। तो इसी के समय में सबसे पहला काम क्या होता है कि भूटान ने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर? लॉर्ड लॉरेंस के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो इसकी नीतियां थी कहीं ना कहीं उसको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, तो फिर भूटान ने क्या कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर हस्तक्षेप की नीति। क्या है? हस्तक्षेप की नीति, यानी कि अफगानिस्तान के संबंध में, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान के जस्ट और थोड़ा उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तो उसके संबंध में इसने क्या किया कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि यानी कि तुम्हारा जो मन कहे तुम करो, लेकिन हमको तंग न करो तो हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। किसने कहा? लॉर्ड लॉरेंस ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर निष्क्रियता की नीति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 1865 में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। एक फेमिनिन कमीशन गठन किया गया, क्योंकि उस समय उड़ीसा में 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड में 1868 से 1869 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था। और इस अकाल के पड़ने की वजह से क्या होता है, एक अकाल आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर 1865 भारत एवं यूरोप के बीच में प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बातचीत का एक प्रयास किया जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि समय की भी बचत और कह सकते हैं सूचना पहुँचाने का भी एक माध्यम था ये। फिर है लॉर्ड मेयो का कार्यकाल आता है। किसका आता है? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक। तो इसने सबसे पहले का काम किया, अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना किया ताकि सभी लोग पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, फिर 1872 ईस्वी में कृषि संबंधित गतिविधियों, जो कह सकते हैं कि खराबियां थी, उसको दूर करने के लिए एक कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। और कुछ ही समय के बाद, ठीक है, 1872 के बाद चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर एक बात और घटित होती है कि प्रथम जनगणना यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम जो है जनगणना यहाँ पर करवाया गया था। लेकिन 1881 से नियमित रूप से 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना करवाई जाने लगी। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 4 लोगों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, इन्होंने भारत में आखिर क्या क्या कांड किया है, क्या क्या काम किया है, तो उसके ऊपर यह पूरा ब्यौरा था। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।